रात कितनी गुजर गई थी मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक सड़क पर आया तो सामने मित्रा शहर के पुराने दरवाजे पर रोशनी हो रही थी। ये दरवाजा मेरा देखा हुआ था। मुझे यहाँ से गुजरकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था। मैं मित्रा शहर के गुंजान मोहल्लों की खाली और सुनसान गलियों में से गुजरता हुआ एक बाजार से बाहर निकलने लगा तो अचानक सामने से एक औरत मेरी तरफ आई। वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में पीतल की एक गड़वी थी। रात के सन्नाटे में वो औरत मुझे कोई बदरू लगी, लेकिन औरत खुशशक्ल और नौजवान थी। मेरे पास आकर उसने कहा, ये गड़वी ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। उसने गड़वी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने गड़वी पकड़ ली और पूछा, तुम कौन हो और इस गड़वी में क्या है? औरत ने कोई जवाब न दिया और गली में आगे बढ़ गई। मुझे ऐसे लगा जैसे वो चंद कदम चलने के बाद गायब हो गई हो। पीतल की गड़वी पर ढक्कन चढ़ा हुआ था। मैं तेज तेज कदम उठाता बाजार से निकलकर उस मैदान में आ गया जिसकी दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थी। मैदान में अंधेरा था। मैदान पार करने के बाद मैं बिजली के एक खंबे के नीचे आकर बैठ गया। इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने गड़वी का ढक्कन खोलकर अंदर हाथ डाला तो एक पोटली मेरे हाथ में आ गई। पोटली को निकालकर खोला तो उसमें कागज का एक छोटा सा बंडल था। बंडल को खोला तो उसमें 100 रुपए के न जाने कितने नोट थे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों में नागिन दुर्गा का उदास चेहरा आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैंने नोटों को गिना, वो 4000 रुपए थे। ये बहुत बड़ी रकम थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। लिबास गंदा और बोसीदा हो गया। शेव और सर के बाल काफी बढ़ाए थे। मैंने स्टेशन पर जाकर भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया और स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शे वाले से पूछा कि यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। उसने कहा, बाबू, होटल तो बहुत से हैं पर कृष्णा होटल सबसे अच्छा है। अंग्रेजी फैशन का होटल है। मैंने रिक्शे में बैठते हुए कहा, मुझे कृष्णा होटल ले चलो। कृष्णा होटल लाहौर इस्लामाबाद के आला होटलों की तरह का कोई 3 स्टार होटल तो नहीं था, लेकिन मित्रा जैसे पुराने शहर में शायद उससे बेहतर होटल मिलना मुश्किल था। सिंगल बेडरूम का 24 घंटों का किराया 200 रुपए था। काउंटर पर एक आदमी सूट बूट पहने मौजूद था। मैंने 200 रुपए अदा किए तो उसने एक मुलाजिम को चाबी देकर कहा, साहब को रूम नंबर 15 में ले जाओ। मुलाजिम लड़के ने मुझे साथ लिया और होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आया। सिंगल बेडरूम था। साफ सुथरा बिस्तर लगा था। बाथरूम भी साथ ही था। मैंने बाकी रात नर्म आरामदेह बिस्तर पर सोकर गुजारी। दिन के 10-11 बजे आंख खुली। मुलाजिम लड़का आ गया। उसने नाश्ते का पूछा। मैंने कहा, ले आओ। वहीं कमरे में बैठकर मैंने चाय, मक्खन, जैम, टोस्ट का नाश्ता किया। नोट मैंने अपनी बोसीदा जैकेट की अंदर वाली जेब में रखे हुए थे। मुलाजिम लड़के से मैंने शहर में किसी ऐसी दुकान का पता पूछा जहां रेडीमेड कपड़े मिलते हों। उसने एक मार्केट का पता बताया। मैं रिक्शा पकड़कर मार्केट में पहुंच गया। छोटी सी मार्केट थी। एक दुकान पर रेडीमेड क्लोथ्स लिखा हुआ था। मैंने उस दुकान में से अपने लिए नई पतलून, नई ठंडी जैकेट, कमीज और जुराबें खरीदी। दूसरी दुकान से नए जूते खरीदे और होटल वापस आ गया। कमरे में आकर मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और बाजार में आकर बाल बनवाए, फिर शेव बनवाई और वहीं से रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। दोपहर के बाद एक गाड़ी भोपाल जाने वाली थी। मैंने रेलवे स्टेशन की रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाया। गाड़ी आई तो उसमें बैठकर भोपाल की तरफ रवाना हो गया। भोपाल गाड़ी रात के पिछले पहर पहुंची। स्टेशन से निकलते ही मैंने फजा को सूंघा। फजा में कमांडो खालिद की खुशबू नहीं थी। मैं समझ गया कि वो भोपाल में नहीं है। मैं नई खुफिया कमीनगाह के आसपास ही था कि 2 मुजाहिद अंधेरे में से निकल आए। कौन हो? मैंने खुफिया कोड के अल्फाज भी बोले और साथ ही कहा, मैं कमांडो करमदाद हूँ। इनमें से एक मुजाहिद ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कमांडो खालिद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कमांडो को कश्मीर के महाज पर जाना पड़ गया है। वहाँ भारतीय फौजियों ने एक दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया है। कश्मीरी मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए जुलूस निकाला तो डोगरा फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके कितने ही कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों ने एक भारतीय फौजी कैंप पर शबखून मारकर 16 भारतीय फौजी हलाक कर डाले, जिनमें 2 अफसर भी थे। इसलिए कमांडो खालिद कल ही कश्मीर के महाज की तरफ चला गया है। मैंने रात खुफिया कमीनगाह में गुजारी। मेरा वहां रहना बेकार था। पहले मेरा ख्याल था कि मैं कमांडो खालिद से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान अपनी बीवी जमीला के पास जाऊंगा, लेकिन जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों के बारे में सुना और खास तौर पर जब मुझे ये मालूम हुआ कि भारतीय फौज ने मुसलमानों की एक मशहूर दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया है, तो मेरा खून खौल उठा और
मैं अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना जिहाद करने के लिए बेचैन हो गया। कमांडो मंजर खालिद जाते हुए उन मुजाहिदों को कह गया था कि अगर कमांडो करमदाद आए तो उसे कश्मीर के महाज पर भेज देना। वहां जाकर मुझे जिससे मिलना था उसका नाम और खुफिया कोड वर्ड और हुर्रियत परस्तों की कमीनगाह के बारे में भी बताया गया। भोपाल के मुजाहिद ने मुझे दूसरे रोज जब मैं कश्मीर की तरफ जाने लगा तो कहा, हुर्रियत पसंदों की कमीनगाह से कुछ फासले पर एक दुकान है। मैं उस दुकान का महले वकू आपको नहीं बताऊंगा और न ही उन हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिदों के असली नाम बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि भोपाल के मुजाहिद ने मुझे बताया कि इस खास दुकान पर मुझे एक आदमी मिलेगा जो मुझे कमांडो अकबर, जो कि एक फर्जी नाम है, उसके पास पहुंचा देगा। मुझे कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो अकबर के पास ही जाना था। उसी रोज मैं भोपाल से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। दिल्ली पहुंचकर मैंने मशरकी पंजाब जाने वाली गाड़ी पकड़ी। यहाँ मैं मोहतात हो गया था क्योंकि दिल्ली और मशरकी पंजाब की पुलिस और मिलिट्री पुलिस को मैं मतलूब था और इंटेलिजेंस मेरी तलाश में थी। जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं पूरी तरह से चौकस था। यहाँ से मुझे जम्मू तवी की तरफ जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी जिसके चलने में अभी काफी देर थी। मैं जालंधर स्टेशन पर इंतजार करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। मैं स्टेशन से निकल आया। करीब ही लारियों के 2 अड्डे थे जहाँ से होशियारपुर, गुरदासपुर और जम्मू की तरफ गाड़ियां चलती थीं। मैं जम्मू जाने वाली एक लारी में दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठ गया। मेरी निगाहें चारों तरफ माहौल का बराबर जायजा ले रही थीं। वहाँ कोई मुश्तबा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इतना तजुर्बा हो चुका था कि जिस तरह इंटेलिजेंस वाले मफरूर मुल्जिम को एक नजर में पहचान लेते हैं, उसी तरह मैं भी एक नजर में इंटेलिजेंस के आदमी को पहचान लेता था। लारी में हिंदू सिख सवारियां ही थीं। कुछ औरतें भी बच्चों को लिए बैठी थीं। ड्राइवर सिख था जो बार बार शोर मचाता और मुसाफिरों से कहता, चलो ओए बैठ जाओ ओए। लारी जालंधर से जम्मू की तरफ चल पड़ी। लारी सारा रास्ता जगह जगह रुक कर मुसाफिर उठाती रही। कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। मैं खैरियत से जम्मू पहुंच गया। जम्मू से बेहद हसास इलाका शुरू हो जाता था। यहाँ जगह जगह फौजी बाजारों में खड़े नजर आ रहे थे। भारत की हुकूमत कश्मीर पर नाजायज कब्जा जमाने के लिए अपनी फौज को अंधाधुंध मौत के मुंह में धकेल रही थी। जम्मू से मुझे श्रीनगर जाने वाली लारी में सवार होना था। यहाँ बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। अपने साफ सुथरे लिबास से मैं कोई सरकारी मुलाजिम लगता था। मेरे पास काफी रुपए थे मगर हथियार कोई नहीं था। कमांडो चाकू तक नहीं था। उसकी जरूरत भी नहीं थी और मौका भी नहीं था। मैं एक लारी में बैठ गया जो श्रीनगर जा रही थी। लारी जम्मू से निकलने और दरियाए तवी का पुल उबूर करने के बाद जम्मू बानिहाल रोड पर आई तो एक जगह फौजी चेक पोस्ट लगी थी। मुसल्ला फौजी सिपाहियों ने लारी को रुकवा लिया और मुसाफिरों को घूर घूर कर देखने लगे। एक आध मुसाफिर से उसका नाम वगैरह पूछ लिया। मैं पिछली सीट पर बड़ा मासूम और भोला भाला बनकर बैठा था। फौजी सिपाही ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा हरि कृष्ण। दूसरे फौजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा श्रीनगर में अपने जीजा जी के पास जा रहा हूँ। वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है, हनुमान क्लॉथ हाउस। दुकान का नाम उसी वक्त मेरे जहन में आया और मैंने बोल दिया। फौजी पीछे हट गया और ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, ओके जाओ। मैंने सुख का सांस लिया और लारी श्रीनगर की तरफ रवाना हो गई। श्रीनगर पहुंचते ही मैं शहर से बाहर उस दुकान पर पहुंचा जहां भोपाल के मुजाहिद ने मुझे पहुंचने की हिदायत की थी। वहां एक गोरा चिट्टा कश्मीरी बैठा काम कर रहा था। दुकान में 2 और आदमी भी बैठे थे। मैंने कोड वर्ड में बात की तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, माल दुकान के अंदर है, चल कर पसंद कर लें। वो मुझे दुकान के अंदर एक कोठरी में ले गया। कहने लगा किससे मिलना है? मैंने कमांडो अकबर का नाम लिया तो कहने लगा भोपाल से आए हैं। मैंने कहा जी हाँ। वो बोला तुम्हारी इत्तला हमें पहुंच चुकी थी। फिर उसने मुझे कमांडो अकबर की खुफिया पनाहगाह की जगह बताई और कहा सीधा वहां न जाना, शहर की 2-3 मार्केटों में घूमते फिरते रहना। फौज ने यहाँ बड़ी CID छोड़ रखी है। मैं सलाम दुआ लेकर दुकान से बाहर आ गया और उस आदमी की हिदायत के मुताबिक सीधा कश्मीरी मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह की तरफ जाने की बजाय श्रीनगर शहर के रौनक बाजार में आकर मुख्तलिफ मार्केटों की दुकान में इस तरह घूमता फिरता रहा जैसे मुझे किसी चीज की तलाश है। एक चाय के होटल में बैठकर खाना खाया, चाय पी और जब शाम हो गई तो कमांडो अकबर से मिलने कश्मीरी मुजाहिदों के हाइड आउट की तरफ चल पड़ा। मशरकी पंजाब में बाहर का मौसम शुरू हो रहा था मगर कश्मीर में अभी सर्दी थी और शाम को सर्दी ज्यादा हो जाती थी। मैंने जैकेट का कॉलर चढ़ा लिया और जो रास्ता कश्मीरी दुकानदार ने बताया था उस पर चलते हुए मुजाहिदीन की खुफिया पनाहगाह के
इलाके में पहुंच गया। ये इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों में घिरा हुआ था। तारीकी बढ़ रही थी। यहाँ चनार के बड़े दरख्त थे। एक दरख्त के करीब से गुजर रहा था कि 3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। उनके चेहरे सब्ज नकाबों में छुपे हुए थे। मैंने वहाँ भी कोड वर्ड दोहराया और कहा कि मुझे कमांडो अकबर से मिलना है। मैं भोपाल से आया हूँ, मेरा नाम करमदाद है। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे इधर उधर घुमाते फिराते एक जगह ले गए और मेरी आंखों से पट्टी उतार दी। मैं एक कोठरी में खड़ा था। मेरे सामने एक सुर्खो सफेद कश्मीरी जवान घुटनों पर स्टेन गन रखे चारपाई पर बैठा मुझे घूर रहा था। कहने लगा, तुम इंडियन आर्मी के जासूस हो, बताओ तुम्हारा असल नाम और रैंक क्या है। मैंने कहा, अगर तुम्हारा नाम कमांडो अकबर है तो यकीन करो मैं कमांडो करमदाद हूँ और मुझे भोपाल के मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद से मिलना है। मैं कश्मीर की जंगे आजादी में आप लोगों के शाना बशाना लड़ने आया हूँ। उस कश्मीरी मुजाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, मुझे मालूम था कि तुम करमदाद ही हो सकते हो। कमांडो खालिद ने मुझे तुम्हारा हुलिया वगैरह सब कुछ बता दिया था, फिर भी तुमसे इस किस्म की बात करनी जरूरी थी। मेरे साथ आओ। वो मुझे वहां से एक और पनाहगाह में ले गया जो टीलों के दरमियान जंगली दरख्तों और जंगली झाड़ियों में छुपी हुई थी। वहां भी मुसल्ला कश्मीरी मुजाहिदों की मुसल्ला ड्यूटी गार्ड मौजूद थी। कमांडो मंजर खालिद को पता चला तो वो पनाहगाह से निकल कर बाहर आ गया। हम दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर मिले। वो मुझे अंदर ले गया। कमांडो अकबर भी हमारे साथ था। कमांडो खालिद ने मुझसे मेरे सफर की बाबत पूछा कि रास्ते में कोई पीछे तो नहीं लगा। मैंने कहा, सब ठीक है। चूंकि वहाँ कश्मीरी मुजाहिद कमांडो अकबर मौजूद था, इसलिए खालिद ने मुझसे नागिन दुर्गा के बारे में दरियाफ्त न किया। कहने लगा, यहाँ भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। दरगाह शरीफ को नजर आतिश कर दिया गया है। कश्मीरी शहरी भारतीय फौजियों के हाथों शहीद हो रहे हैं। यहाँ कमांडो अकबर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे मुजाहिदों ने भी कई भारतीय फौजी मार डाले हैं, घात लगाकर उनके कई ट्रक उड़ा दिए हैं, मगर भारतीय फौज को बराबर कुमक मिल रही है। 2 दिन में कई नई इंडियन रेजिमेंटें मकबूजा कश्मीर में आ चुकी हैं। कमांडो खालिद बोला, इनमें एक टैंक रेजिमेंट भी है। इंडियन आर्मी इस टैंक रेजिमेंट की मदद से कश्मीर में मुसलमानों के तमाम मुकद्दस मकामात को तबाह कर देने का नापाक मंसूबा बना चुकी है, क्योंकि इंडियन आर्मी के ख्याल में यही वो जगह हैं जो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की पनाहगाहें हैं। कमांडो अकबर ने कहा, हम अपनी तबाहकुन जवाबी कार्रवाई से इंडियन आर्मी हाई कमांड को ये बता देना चाहते हैं कि हम उनका ऐसा कोई नापाक मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। कमांडो मंजर खालिद ने कहा, इस टैंक रेजिमेंट का कैंप शोपियां के जंगल में है। हमारी एक पार्टी उसका जायजा ले चुकी है। मैं और कमांडो अकबर चरवाहों के भेष में उस पार्टी के साथ गए थे। मैंने पूछा, क्या सारी टैंक रेजिमेंटें उसी एक कैंप में मुकीम हैं? कमांडो अकबर ने जवाब दिया, ये सिर्फ उस रेजिमेंट के एक ब्रिगेड का कैंप है और यहाँ 50 के करीब टैंक हैं। अगर हम किसी तरह इन टैंकों को बर्बाद करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भारतीय हाई कमान दोबारा यहाँ टैंक रेजिमेंट कभी नहीं लाएगी और बाकी टैंकों को भी यहाँ से निकाल कर जम्मू की तरफ ले जाएगी। हम इंडियन आर्मी हाई कमान की ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बुनियादी तौर पर ये एक बुज़दिल कौम है और अपनी जान बचाने की खातिर लड़ती है। हमारी तरह अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहीद होने के लिए नहीं लड़ती। मैं बड़े गौर से कमांडो अकबर की गुफ्तगू सुन रहा था। उसने हिंदू कौम की ज़हनियत की बिल्कुल सही अक्कासी की थी। मैंने पूछा, इस टैंक ब्रिगेड की हिफाजत के लिए इन्फेंट्री जरूर साथ होगी, क्योंकि टैंक रेजिमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्फेंट्री रेजिमेंट साथ रखी जाती है। इस कैंप में मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्टर प्लेटून भी जरूर होगी। कमांडो अकबर कहने लगा, इसके मुतालिक मालूमात फराहम की जा सकती हैं। मैंने कहा, इन मालूमात का हासिल करना हमारे कमांडो अटैक की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। कमांडो खालिद ने कमांडो अकबर से कहा, क्या कल शाम तक हमें ये मालूमात मिल सकती हैं? कमांडो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, सुबह होते ही मैं 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दूंगा जो शाम तक हमें सारी मालूमात फराहम कर देंगे। मैंने कहा, उसके बाद मुझे खुद एक बार इस भारतीय कैंप का जायजा लेना होगा। कमांडो खालिद ने कहा, तुम कल शाम ही ये काम कर सकते हो। कमांडो अकबर तुम्हारे साथ होगा। ये इस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वहाँ सब्ज चाय का समावार आ गया। हम चाय पीते और बातें करते रहे। रात को खाना खाकर हम सो गए। दूसरे दिन कमांडो अकबर ने 2 मुजाहिदों को मतलूबा मालूमात हासिल करने की खातिर भारतीय कैंप की तरफ भेज दिया। दोनों मुजाहिद दोपहर के बाद वापस आए। उन्होंने वापस आकर जो कुछ बताया उससे पता चला कि फौजी कैंप पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के मुतवक्के हमले के डर से भारतीय ब्रिगेड कमांडर के हुक्म से 16 के 16 टैंक कैंप से निकाल कर छरियाल के नीम पहाड़ी इलाके में एक जगह छुपा दिए गए हैं। ये जगह
कैंप के जुनूब में एक टीले के दामन में 2 मील के फासले पर है। वहाँ इन्फेंट्री की पूरी एक कंपनी टैंकों की हिफाजत के लिए तैनात है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्टर गन्नों की एक प्लेटून भी कैंप में मौजूद है। मैंने कहा अगर वो कैंप में है तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अब टैंक कैंप के अंदर नहीं है। फैसला ये हुआ कि मैं कमांडो अकबर के साथ चरवाहों के भेस में दिन की रोशनी में छरियाल के टीलों में इंडियन रेजिमेंटों के टैंकों के हाइड आउट देखने जाऊंगा। यहाँ मैं ये बताता चलूं, अक्सर हजरात को ये इल्म होगा कि पहाड़ी इलाकों में कोई भी फौज अपने टैंक नहीं ले जाती। टैंक सिर्फ मैदानी इलाकों में ही अपनी भरपूर कारकर्दगी के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन कश्मीर के महाज पर मकबूजा भारतीय फौजियों का हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिदों के हाथों इस कदर भारी जानी नुकसान हो रहा था और इतने फौजी मारे जा रहे थे कि भारतीय फौजी हाई कमान वहाँ अपनी टैंक रेजिमेंट ले आया था, इस ख्याल से भी कि टैंकों की तोपों को तोपखाने की तोपों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरे कश्मीर की वादी में टैंकों की नक्लो हरकत निस्बतन आसान थी और इन टैंकों की मदद से मजलूम निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के घरों और मुकद्दस मकामात को बुलडोज करके बगैर धमाका किए तबाह किया जा सकता था। हाल ही में मुकद्दस कश्मीरी खानकाह को टैंकों ने ही शहीद किया था। अगले रोज मैं और कमांडो अकबर कश्मीरी चरवाहों के भेस में इंडियन टैंक रेजिमेंट की टैंक ब्रिगेड के खुफिया हाइड आउट देखने निकल खड़े हुए। कमांडो अकबर खुफिया नीम पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा था। हमारे रास्ते में कई खड्ड नाले और खाइयां आईं। आखिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हम बुलंदी पर से नीचे फैली हुई छोटी सी वादी देख सकते थे। हम झाड़ी की ओट में छुप कर बैठ गए। कमांडो अकबर ने मुझे दरख्तों का एक झुंड दिखाया। कहने लगा मेरी इत्तला के मुताबिक इंडियन आर्मी के टैंक इन दरख्तों में छुपाए गए हैं। दरख्तों के उस झुंड के पीछे एक खुश्क नाला है। मैं तुम्हें दूरबीन देता हूँ, इस नाले को गौर से देखो। उसने अपने लंबे कुर्ते के अंदर से छोटी दूरबीन निकाल कर मुझे दी। मैंने दूरबीन आंखों पर लगाकर दरख्तों की जानिब देखा। दरख्तों के झुंड के करीब मुझे 2 फौजी नजर आए जिन्होंने सरों पर बक्स उठा रखे थे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहे थे। मैंने वो फौजी कमांडो अकबर को भी दिखाए और कहा मुझे यकीन है कि यहाँ मार्टर गनों के मोर्चे मौजूद हैं। कमांडो अकबर ने दूरबीन मुझे देते हुए कहा मैं चाहता हूँ कि तुम दरख्तों के पीछे जो खुश्क नाला है उसको भी गौर से देख लो, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक हमारी कमांडो पार्टी रात के वक्त उसी तरफ से अटैक करेगी। मैंने दूरबीन लगाकर दरख्तों के अकब पर निगाह डाली। वहां मुझे ऊंची जगह नजर आई जिसके पीछे एक खुश्क नाला था। नाला दरख्तों के पहलू से होकर आगे चला गया था। ये ज्यादा चौड़ा नहीं था मगर उसके किनारे ऊंचे थे। कमांडो अकबर कह रहा था ये बरसाती नाला है, इसमें बारिश के दिनों में ही पानी आता है, बाकी सारा मौसम ये खुश्क रहता है। आजकल भी ये खुश्क ही है। हमें इस नाले के अंदर से होकर अपने टारगेट तक आना होगा। नाले के पीछे नाशपातियों का बाग है। हमारी पार्टी शाम के वक्त वहां आकर छुप जाएगी। आजकल ये बाग वीरान पड़ा है। नाशपातियों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जितनी मालूमात हमें वहां हासिल हो सकती थी वो हमने हासिल कर ली थी। हम वहां से वापस आ गए। मैंने कमांडो खालिद को पूरी रिपोर्ट दी और उससे पूछा हमारी कमांडो पार्टी में ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। कमांडो अकबर कहने लगा तुम्हारे ख्याल में कितने आदमी होने चाहिए? मैंने कुछ सोचकर कहा हम तीनों के अलावा एक चौथा मुजाहिद ठीक रहेगा। इससे ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास असलहे का क्या इंतजाम है? कमांडो अकबर बोला हमारे पास हर किस्म का असलहा मौजूद है। हम ये असलहा भारतीय फौजी कैंपों पर शबखून मार कर लाते हैं। मैंने कहा हमें सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्चरों की जरूरत होगी, क्योंकि टैंक को सिर्फ रॉकेट लॉन्चर से निकला हुआ गोला ही तबाह कर सकता है। हैंड ग्रेनेड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमांडो अकबर ने कहा हमारे पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं और उसके गोले भी हैं। हमें कितने चाहिए? शाम होने तक 4 रॉकेट लॉन्चर के अलावा 50-60 गोलों का इंतजाम हो गया। हमने 4-4 हैंड ग्रेनेड भी साथ रख लिए थे। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो हमारी कमांडो पार्टी भारतीय टैंकों को बर्बाद करने अपने हाइड आउट से चल पड़ी। मैं था, मेरे साथ कमांडो खालिद था, कमांडो अकबर था और एक कश्मीरी मुजाहिद था। उसे रॉकेट लॉन्चर फायर करने की तरबियत मिल चुकी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हम सितारों की फीकी रोशनी में अपने टारगेट की तरफ चले जा रहे थे। कमांडो अकबर हमें गाइड कर रहा था। वो एक दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा था। हम पीछे से होकर खुश्क नाले में दाखिल हो गए। अब हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे क्योंकि दुश्मन का हसास इलाका शुरू हो गया था। नाला जहाँ से एक
तरफ घूम जाता था। वहां पहुंचकर हम रुक गए। मैंने अपने तीनों साथियों को टारगेट दिखाया और सरगोशी में कहा, यहाँ से बिखर जाओ। दरख्तों के नीचे टैंक थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हैं। अब हर कमांडो का टारगेट अपना अपना होगा और वो अपनी अक्ल से काम लेकर रॉकेट लॉन्चर फायर करेगा। टारगेट का फासला 15-20 कदम से ज्यादा हुआ तो रॉकेट टारगेट पर नहीं लगेगा। हर जवान को कम से कम 3 टैंक जरूर तबाह करने होंगे। खुदा हाफिज, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, शहीद हो गए तो अल्लाह के दरबार में मिलेंगे। हम चारों बिखर गए। मैं नाले के ऊंचे किनारे के साथ साथ झुककर चल रहा था जब मुझे दरख्तों के नीचे 2 टैंक बड़े बड़े स्याह झंडों की तरह नजर आए। मैं पेट के बल लेट गया। रॉकेट लॉन्चर मेरी पुश्त पर था। रॉकेट एक थैले में थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर टैंकों को नजर में रख कर बढ़ रहा था। मैं फासला कम करना चाहता था। मैं इस बात से गाफिल नहीं था कि यहाँ टैंकों की हिफाजत के लिए इन्फेंट्री के जवान मौजूद हैं और जाग कर पहरा दे रहे होंगे, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी अदा करनी थी। मुझे अपना फर्ज पूरा करना था। हम लोग मौत के मुंह में सिर्फ इसलिए आ गए थे कि कश्मीरियों के घरों, खानकाहों, मस्जिदों को शहीद करने वाले दुश्मन को जितना जल्द खत्म कर सकते हैं खत्म कर दें और आजादी कश्मीर की जिद्दोजहद जारी रखी जाए। जिंदा वापस जाने की उम्मीद न होने के बराबर थी। हम में से कोई मुजाहिद भी इस ख्याल से इस आग में नहीं कूदा था कि वो जिंदा वापस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।